Hey everyone, this is Ashish. Welcome to the channel Options X. In this video, I'm going to cover options Greeks and some of their applications, how we can use options Greeks to improve our trading. And secondly, I have received a lot of feedback that I should do some videos in Hindi as well. So this one I'm going to do in a mix of English and Hindi. But the entire content which is there, it's written in English. So those of you who don't understand Hindi or speak Hindi, I don't think there'll be a lot of problem for you to go through the videos and get the hold of options Greeks. So yeah, शुरू करते हैं. So जब हम ऑप्शंस ग्रीक्स की बात करते हैं, so there are these five option Greeks which are there. These are first order Greeks. तो एक फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स होते हैं, एक सेकंड ऑर्डर ग्रीक्स होते हैं. जो मैं यूज करता हूँ वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स यूज करता हूँ. मैं सेकंड ऑर्डर ग्रीक्स नहीं देखता. तो इनमें आते हैं डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा और रो. तो ये पांच ग्रीक्स है जो हम यूज कर सकते हैं. नाउ देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट. एक है कि भाई ऑप्शंस ग्रीक्स की आपको जरूरत ही नहीं है, आप बिना ऑप्शंस ग्रीक्स के भी पैसा बना सकते हो मार्केट से. एंड सेकंड वन सेज दैट नो, यू नीड टू नो ग्रीक्स टू ट्रेड वेल. तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शंस ग्रीक्स आने ही चाहिए पैसा बनाने के लिए. बिना ऑप्शंस ग्रीक्स के समझ के भी लोग मार्केट में पैसा बना रहे हैं. बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आप पैसा बना रहे हैं और अगर आप ऑप्शंस ग्रीक्स भी जानने लगे और समझने लगे तो उससे आपका पैसा चला जाएगा. आई मीन इट्स ओनली गोइंग टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग इफ यू अंडरस्टैंड ऑप्शंस ग्रीक्स. So that's what it is. If you understand the options Greek, it will help you a lot. So my emphasis is even if you are making money, please do try and understand options Greeks. तो ये शुरू करते हैं एक डेल्टा से. आई थिंक डेल्टा इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रीक्स, क्योंकि आपको ऑप्शंस का स्ट्रक्चर क्या है, ऑप्शंस कौन से कब बाय करने हैं, कितना डेल्टा लेना है, आपकी पोजीशन क्या हो रही है, वो सब डेल्टा से डिटरमाइन करता है. तो डेल्टा होता क्या है? डेल्टा होता है कि अगर मेरी अंडरलाइन, जिस अंडरलाइन में मैं ट्रेड कर रहा हूं ऑप्शन, वो अंडरलाइन अगर एक पॉइंट मूव करती है तो मेरे ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करेगा, ये कौन बताएगा मुझे? ये डेल्टा बताता है. तो ये जो स्क्रीनशॉट हम देख रहे हैं अभी, इसमें 17,300 की कॉल है और 17,300 की पुट है, दोनों लॉन्ग किए हुए हैं. सो इट्स दिस पोजीशन इज लाइक लॉन्ग स्ट्रैडल. कॉल का जो डेल्टा है वो है 0.5291. पुट का जो डेल्टा है वो -0.471. तो ये जो कॉल का डेल्टा होता है वो पॉजिटिव होता है. इट गोज फ्रॉम 0 to 1. पुट डेल्टा गोज फ्रॉम 0 to -1. इसका रीजन सिंपल सा है कि अगर हमारी अंडरलाइन ऊपर मूव करेगी तो कॉल का प्राइस भी ऊपर जाएगा, और अगर अंडरलाइन ऊपर मूव करेगी तो पुट का प्राइस जो है वो नीचे जाएगा. तो उसका डेल्टा जो है वो नेगेटिव रहता है. अगर हम पोजीशन फ्लिप कर दें, कॉल शॉर्ट कर दें, इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस कॉल, इफ वी गो शॉर्ट ऑन दिस कॉल, देन ऑब्वियसली अपनी पोजीशन जो है वो डेल्टा नेगेटिव हो जाएगी. तो ये जो है ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करेगा बेस्ड ऑन अंडरलाइन के मूव, ये हमारा बताता है डेल्टा. तो अगर हम सिमिलरली देखें 17,300 का पुट जो है उसका जो डेल्टा है -0.471 है. इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी एक पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये जो ऑप्शन का जो भी प्रीमियम है, अभी सपोज 100 रुपए है अगर इसका प्रीमियम, तो वो 100 रुपए से 0.471 कम हो जाएगा एक पॉइंट निफ्टी के ऊपर जाने से, यानी 96.5 समथिंग हो जाएगा, अज्यूम कर लेते हैं. सेकेंडली, ये जो भी हम ग्रीक की बात करेंगे ये आइसोलेशन में बात करेंगे, मीनिंग दैट कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट वन ग्रीक ऑन द ऑप्शन प्राइसिंग. whenever we talk about option Greek in isolation, it means that we are keeping all other factors constant. हम सिर्फ एक उसी ग्रीक पे फोकस कर रहे हैं. जैसा कि मैंने बताया, कॉल्स हैव पॉजिटिव डेल्टा फ्रॉम 0 to 1, पुट्स हैव नेगेटिव डेल्टा. अच्छा, सेकंड थिंग है कि अपनी जो ऑप्शन की प्राइसिंग है, इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर, इट इज नॉट बेस्ड ऑन स्पॉट वैल्यूज.
And this particular thing is not applicable to weekly Nifty weekly and बैंक निफ्टी एंड निफ्टी वीकली ऑप्शंस, बिकॉज उनका कुछ वीकली का कोई फ्यूचर ही नहीं है. अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी का स्पॉट है और निफ्टी का मंथली फ्यूचर है. निफ्टी का वीकली फ्यूचर जैसी नाम की कोई चीज नहीं है. तो उनके जो ऑप्शंस के प्राइसिंग है वो डायनामिकली कैलकुलेट होते हैं बेस्ड ऑन इम्प्लाइड फ्यूचर. वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में शायद कवर करूंगा ऑप्शंस बेसिक्स के. बट जस्ट टू टेल यू द कॉन्टेक्स्ट दैट फॉर आवर मार्केट ऑप्शन प्राइसिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फ्यूचर एंड नॉट बेस्ड ऑन स्पॉट. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि ऑप्शन प्राइसिंग जो है वो बेस्ड ऑन फ्यूचर है ना कि बेस्ड ऑन स्पॉट है. तो ये LIC हाउसिंग फाइनेंस का है. इसका डिविडेंड आने वाला है ₹8.5 का. आई थिंक 16 या 17 सितंबर को है. सो बिकॉज ऑफ दैट डिविडेंड अनाउंसमेंट इट्स फ्यूचर इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 7.5 8.5 रुपीज फ्रॉम द स्पॉट. तो अभी इसका फ्यूचर जो है वो 418 समथिंग है एंड सॉरी स्पॉट जो है वो 418 समथिंग है एंड फ्यूचर जो है वो 411 है. तो अभी हम देखें अगर तो 410 का जो स्ट्राइक है दैट हैज कॉल्ड डेल्टा इक्वल टू 53 एंड पुट डेल्टा इक्वल टू 47. सो दिस इज आवर नियर ATM स्ट्राइक. अपने को पता है कि जो एट द मनी के ऑप्शंस हैं उसका एट द मनी का कॉल डेल्टा जो है वो 50 रहता है और पुट डेल्टा जो है वो -50 रहता है. तो एट द मनी यहाँ पे कौन सी स्ट्राइक है? 410, which is close to what we see in future and not with respect to spot. Yeah, I think that's it on this one. आगे जाते हैं. This I have covered. Delta of ATM option is close to 50 और 0.5. अगर निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस 17,340 चल रहा है तो 17,350 का जो कॉल ऑप्शन है उसका डेल्टा 0.5 होगा और 17,350 का जो पुट ऑप्शन है उसका डेल्टा क्लोज टू -0.5 रहेगा. जैसे जैसे हम OTM की तरफ जाएंगे ऑप्शन चेन में तो डेल्टा जो है वो जीरो की तरफ जाएगा और जैसे जैसे हम इन द मनी जाएंगे वैसे वैसे डेल्टा जो है वो 1 की तरफ जाएगा. इसको देख लेते हैं हम ऑप्शन चेन से ही. यहाँ पे ही निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं ऑप्स्ट्रा में ही. सो ये सितंबर एक्सपायरी का है. वी आर ट्रेडिंग एट अराउंड 17,350. सो आर कॉल डेल्टा एट 17,350 स्ट्राइक इज 52. पुट डेल्टा इज नेगेटिव ऑफ 48. नाउ आउट ऑफ द मनी हम जैसे जाते जाएंगे कॉल साइड से हम जा रहे हैं तो 17,400 17,450 आप देखेंगे कि डेल्टा जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है. 17,500 का डेल्टा 39 है, 17,600 का डेल्टा 31 है. तो जैसे जैसे हम बहुत दूर जा रहे हैं जैसे 18,300 पे आ गए हम तो 18,300 कॉल का डेल्टा जो है 4 रुपीज ही है या 1800 की कॉल का डेल्टा जो है वो 10 नॉट 4 रुपीज 4 है. तो 1800 कॉल का डेल्टा जो है वो 10 है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी अंडरलाइन एक पॉइंट मूव करेगी तो ये जो है वो 0.1 ही मूव करेगा. अगर हम डेसिमल में देखें इसका डेल्टा तो वो 0.1024 हो जाएगा. तो 0.1 ही मूव करेगा इस ऑप्शन का प्राइस. तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर गई, हाइपोथेटिकल केस कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर गई और हमने ये ऑप्शन बाय कर रखा है 18,000 का जो कि 23 रुपए चल रहा है तो ये जो है वो ऑप्शन जो है वो 10 रुपए बढ़ेगा क्योंकि इसका डेल्टा 0.1 है. बट ऐसा होगा नहीं. 10 से थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है या थोड़ा कम भी बढ़ सकता है. ज्यादा उस केस में बढ़ सकता है कि गामा जो है वो ऑप्शन का वो हम देख ही नहीं रहे अभी. 18,000 का सिर्फ हमने डेल्टा देखा है. तो जैसे जैसे एक एक पॉइंट बढ़ेगा डेल्टा चेंज होता जाएगा. वो चेंज जो है वो गामा डिसाइड करेगा. तो जब डेल्टा चेंज होता जाएगा तो फॉर नेक्स्ट 1 पॉइंट अप मूव इन द अंडरलाइन द ऑप्शन प्राइस माइट गो हायर. नाउ why I said that it might go lower also because we have not considered the time value and the volatility. तो वो और ऑप्शन ग्रीक हैं जो हम आगे समझेंगे. फॉर नाउ वी कैन से दैट एज वी गो आउट ऑफ द मनी इन ऑप्शन चेन डेल्टा रिड्यूसेस एंड गोज टुवर्ड्स जीरो. तो ये कॉल साइड का हमने देख लिया. सेम हम पुट साइड का देख लेते हैं कि अगर 17,350 का पुट जो है वो 48 डेल्टा है. एज वी गो आउट ऑफ द मनी इन ऑप्शन चेन ऑन पुट साइड 16,350 का जो पुट डेल्टा है that is only 6, negative of 6. Same holds true with in the money option. तो अगर हम कॉल साइड में in the money जाएंगे तो 50 से बढ़ता हुआ 55 60 63 67 ऐसे करते करते
ऑलमोस्ट 100 तक आ गया डेल्टा। 16350 का जो डेल्टा है दैट इज क्लोज टू 1 और 100। इसका मतलब क्या है कि अंडरलाइन 1 पॉइंट बढ़ेगी तो इस ऑप्शन का प्राइस जो अभी 1015 है ये भी 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा हम इन द मनी होंगे वो डेल्टा जो है वो क्लोज टू 1 हो जाएगा। ऑल राइट, दिस आई थिंक वी कवर्ड। अब बात करते हैं थीटा की। आई थिंक थीटा एक ऐसा ऑप्शन ग्रीक है जिसपे किसी को ज्ञान चाहिए नहीं, बिकॉज सब तो ऑप्शंस ही बेच रहे हैं आजकल। ऑप्शंस खरीदने वाले लोग बहुत कम रह गए। इंट्राडे, पोजिशनली, वीकली, सब लोग ऑप्शंस बेचते हैं। और उनका ऑप्शंस बेचने का रीजन क्या है कि थीटा अपने साइड है। थीटा अपने साइड है मतलब टाइम वैल्यू। थीटा क्या होता है कि जैसे जैसे हर रोज बीतता जाएगा वैसे वैसे थीटा जो है वो ऑप्शंस का प्रीमियम जो है वो कितना कम होगा वो हमारा थीटा डिसाइड करता है। तो ये जो सेम पोजीशन हमने डाली हुई थी लॉन्ग स्ट्रेडल की 17,300 कॉल और 17,300 का पुट, इसका अगर हम देखें तो जो थीटा है ये अराउंड 894 है। तो मतलब एक दिन पास होगा तो हमारा 894 रुपीज का बेनिफिट आएगा इस ऑप्शन पोजीशन में। उल्टा बोल दिया क्योंकि ये हमारे लॉन्ग स्ट्रेडल है तो ये थीटा नेगेटिव है। तो एक दिन का अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट कर दें और एक दिन आगे बढ़ा दें मार्केट को और मार्केट वहीं ट्रेड कर रहा है, तो जो 17,300 का स्ट्रेडल है जो आज जो भी उसकी वैल्यू है उसमें से वो 890 रुपए, 894 रुपए यहाँ जो दिख रहे हैं हमको वो कम हो जाएंगे। तो अगर हम सिर्फ कॉल की बात कर लें कि तो 17,300 कॉल ऑप्शन हैज अ डेली थीटा ऑफ 446.27 एट दिस पॉइंट इन टाइम। So since our position is long this option, theta is being shown as negative and after one day the option will lose this much value. So that is what theta tells us. आगे बात करते हैं थीटा की। तो थीटा डिके इज नॉट लीनियर। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम वैल्यू देख रहे हैं ऑब्वियसली वो डायनेमिक तो है ही थीटा की, और ऐसा नहीं है कि अगर एक मंथ में अगर एक ऑप्शन को 1,000 रुपए डीके होना है, उसकी एक्सटेंसिक वैल्यू अगर 1,000 रुपए है जो उसको डीके होनी है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो 1,000 डिवाइडेड बाई 30 जो 33 रुपीज आते हैं कि रोज 33 नीचे जाए, वैसा नहीं होगा। अर्ली ऑन इन द एक्सपायरी थीटा डिके जो है वो कम रहता है एंड एज वी मूव क्लोजर टू द एक्सपायरी थीटा डिके एक्सीलरेट्स। एटीएम ऑप्शंस में थीटा डिके सबसे ज्यादा होता है। उसका रीजन भी यही है, ऑल्दो थीटा डी के कर्व जो है वो डिफरेंट होता है एटीएम वर्सेस ओटीएम ऑप्शंस का, जो हम आगे देखेंगे। बट थीटा डी के इज लार्जेस्ट एट द एटीएम ऑप्शंस। जो शॉर्टर ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका ज्यादा थीटा कंपोनेंट होता है देन लॉन्गर डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो अगर हम 17,000 वीकली पुट ऑप्शन की बात करें उसका थीटा कंपोनेंट ज्यादा होगा एंड दिस इज विजावी टू इट्स ऑप्शन प्राइस। तो ऐसा नहीं है कि 17,000 वीकली का ऑप्शन का प्राइस ही अगर 50 रुपया है या 60 रुपया है तो उसमें कितना ही थीटा डिके हो जाएगा। व्हेन वी से दैट 17,000 दिसंबर का जो पुट ऑप्शन है उसका प्राइस जो है वो से 400 रुपया या 300 रुपया, तो उसके प्राइस के कंपैरिजन में जो थीटा डिके होगा वो शॉर्टर ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑप्शंस हैं वीकली वाले जो है उनमें ज्यादा होगा वो कंपोनेंट, और लॉन्गर ड्यूरेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें कम होगा। अगर आप ऑप्शंस बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली थीटा इज ऑन योर साइड, एंड अगर आप ऑप्शंस खरीद रहे हैं देन थीटा इज अगेंस्ट यू। ये थीटा डीके का कर्व है। यहाँ पे डेज टू एक्सपायरी है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में ऑप्शन के प्रीमियम्स है। तो हम अगर देखें कि एट द मनी जो है उसका कर्व ये है ग्रीन वाला, और आउट ऑफ द मनी जो है उसका ये है। तो अर्ली ऑन इन द एक्सपायरी जो है वो एट द मनी का जो डीके है वो बहुत स्लो है, कम है। आप देखेंगे कि स्लोप जो है वो स्टीप नहीं है एज कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी। तो आउट ऑफ द मनी का जो स्लोप है अर्ली ऑन इन द एक्सपायरी वो स्टीप है। आई थिंक ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना है ये कर्व। ये इस टाइप का कुछ रहेगा, बट नेवरदलेस पॉइंट बीइंग हियर कि जो एट द मनी का थीटा है वो शुरुआत में, मतलब अगर एक्सपायरी समझो आप सितंबर की एक्सपायरी है, एक मिनट इसको उससे देख लेते हैं।
तो ये हमारी ऑप्शन चेन है। तो 17350 का जो ऑप्शन है वो 195 है। तो अभी तो हम फेयरली क्लोज हैं एक्सपायरी के, 20 डेज है विच इज नॉट दैट अर्ली ऑन। तो अगर हम 30-35 डेज टू एक्सपायरी बात करें तो जो एट द मनी का और थीटा डिके है उसका जो कर्व है वो थोड़ा उसका जो रेट है वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू द आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन की बात करें तो 17700 का और 17000 का पुट जो है उन दोनों का कंबाइंड थीटा डिके फास्टर होगा अर्ली ऑन इन द एक्सपायरी एज कम्पेयर टू द स्ट्रेडल का थीटा डिके। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं जब पोजीशंस लेता हूं तो मोस्टली मैं इनिशियली स्ट्रेंगल्स डालता हूं स्टॉक ऑप्शंस में अर्ली ऑन इन द एक्सपायरी, एंड देन धीरे धीरे करके वो स्ट्रेंगल्स कन्वर्ट होते हैं स्ट्रेडल्स में। मतलब जब 12-13 जैसे 30th को एक्सपायरी है ये वाली, तो 12-13-14 तारीख के आसपास से मैं स्ट्रेडल्स या फ्लाईज डालना शुरू करूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेडल्स ही डालूंगा, स्ट्रेंगल्स भी रहते हैं, बट स्ट्रेडल्स और फ्लाईज शुरू में नहीं डालता मैं, ये इसी रीजन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेगा की, बट वेगा की बात करने से पहले हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, आईवी क्या है, आरवी क्या है, आईवीपी आईवीआर क्या है, ये सब चीजें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आईवी आरवी all these things I have covered in a different video which is a short straddle defense, no not that one, wall short trade ideation video करके एक वीडियो बनाया मैंने। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, आरवी क्या है, आईवीपी आईवीआर क्या है। तो आप वो वीडियो एक बार दोबारा देख सकते हैं अगर रिफ्रेश करना है, या नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं इसको समझने के लिए। बट नेवरदलेस उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईवी आरबी और इस सब के बारे में। तो आईवी क्या है, जैसे इसका एक एग्जांपल हम देखें, अगर कोई स्टॉक है जो 100 रुपए चल रहा है मान लीजिए, और उसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है वो 30% है। इसका मतलब क्या है कि वो 30% की रेंज में रहे अपसाइड और डाउन साइड में। इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 68% रहेगी। ये 1SD से आता है। तो और 16% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो 70 के नीचे चली जाए, और 16% प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो 130 के ऊपर निकल जाए। अगर हम ऑप्शन प्रीमियम्स के बारे में बात करें तो अगर जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, अगर आईवी किसी भी ऑप्शन की ज्यादा है, इसका मतलब जो है वो ऑप्शन प्राइसेस जो है उस ऑप्शन के वो ज्यादा है। और अगर आईवी लो है तो इसका मतलब जो ये है कि उसके प्राइसेस जो है वो कम है। रियलाइज्ड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर आपको बताती है कि फ्यूचर में क्या रहने वाला है, मतलब फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस है स्टॉक की वॉलेटिलिटी की, तो जो रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी है वो बताती है आपको कि हिस्टोरिकली कैसे रहा है। तो पास्ट 30 डेज, पास्ट 10 डेज में क्या रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी रही है वो हमें बताती है आरवी। ना दो कॉन्सेप्ट्स और है, आईवी परसेंटाइल और आईवी रैंक, बिकॉज आईवी इन आइसोलेशन कैन नॉट टेल यू एनीथिंग। if we talk about IV of 30%, it might be greater for a stock like Infi or a stock like let's say Reliance in current market scenario, but IV of 30 might be less for a stock like India Bulls Housing Finance or for a stock like M&M Finance, या इस टाइप के जो स्टॉक्स है जो हाई बीटा काउंटर्स हैं उनके लिए IV 30 कम हो सकती है, बट IV 30 इन्फी जैसे या TCS जैसे स्टॉक्स के लिए ज़्यादा भी हो सकती है। तो आईवी से हमें एकदम सिर्फ आईवी से हमें नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए हम इन दोनों में से कोई एक चीज यूज कर सकते हैं। एक होती है आईवी परसेंटाइल और दूसरी होती है आईवी रैंक। तो आईवी रैंक जो है वो हमें बताती है कि जो करंट आईवीज है वो हिस्टोरिकल आईवी की रेंज जो रही है लास्ट एक साल में उसके बेसिस में कैसे फेयर करते हैं। तो वो हमें आईवी रैंक बताता है। तो आईवी रैंक का फॉर्मूला सिंपल सा है कि आप करंट आईवी लीजिए, उसमें से माइनस करिए 52 वीक लो आईवी को, और इसका रेशियो आप चेक करिए कि 52 वीक हाई आईवी माइनस 52 वीक लो आईवी, जो पूरी आईवी की रेंज रही है उसके कंपैरिजन में ये फिगर कैसी आ रही है, तो वो आईवी रैंक बताएगी। तो हायर द आईवी रैंक, हायर द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। सेम एक और ये फैक्टर होता है, पैरामीटर होता है आईवी परसेंटाइल। इसका मतलब क्या है कि लास्ट एक साल का अगर हम लुक बैक पीरियड देखें, तो अगर कोई स्टॉक की आईवीपी से 70 है, इसका मतलब ये है कि 70% ऑफ द डेज इन लास्ट 1 ईयर
उनको अगर हम देखें तो उनसे ज्यादा अभी आईवी है उसकी। अगर उसकी आईवीपी 80 चल रही है, मतलब लास्ट के एक साल में अगर 242 दिन है, 240 से ट्रेडिंग डेज हैं, तो उसका अगर हम 80% ले लें नंबर ऑफ डेज, तो उतने दिनों पे आज की आईवी से कम आईवी होगी उस स्टॉक की। तो अगर आईवीपी ज्यादा है, इसका मतलब फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक जो लास्ट का एक साल का पीरियड रहा है उसके कंपैरिजन में अभी आईवी ज्यादा चल रही है, तो वो हमें आईवीपी बताता है। तो मैं अपनी ट्रेडिंग के लिए आईवीपी यूज करता हूँ। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आईवीपी यूज करें, आईवी रैंक यूज करें। अब हम बात करेंगे वेगा की। तो अभी हमें आईवी समझ में आ गया है, तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट वेगा। तो वेगा विल टेल अस अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑप्शन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। मतलब अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एक ऑप्शन की 30% चल रही है या 20% चल रही है, या इस एग्जांपल में अगर हम देखें कि 17,300 की कॉल का जो वेगा है वो 18.339 है, तो अगर उस ऑप्शन की जो आईवी है, जैसे ये 12.28 आईवी है, तो अगर ये आईवी 1% से बढ़ेगी तो सेम ऑप्शन का जो प्राइस है वो 18 रुपए बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये जो आईवी 12.28 है वो 1% मतलब 1 परसेंटेज पॉइंट, तो वहां से बढ़ के अगर 13.28 हो जाए आईवी इस ऑप्शन की, तो इस ऑप्शन का जो प्रीमियम अभी जो 17,300 की कॉल है वो 222-23 रुपए जो चल रही है, उसमें 18 रुपए बढ़ जाएगी। वो तो 223 वाली जो ऑप्शन है वो 239 रुपए हो जाएगी। सो वो हमें पता चलता है वेगा से। वेगा पॉजिटिव नंबर है दोनों के लिए, कॉल भी है पुट भी है, क्योंकि अगर वेगा है उसका कुछ तो आईवी बढ़ेगी, तो चाहे वो पुट हो चाहे वो कॉल हो, उसके प्राइस बढ़ेंगे ही। Effect of rise in IVs is more early on in the expiry compared to closer to the expiry। इसका मतलब क्या है कि अगर वोलेटिलिटी या आईवी अगर एक्सपायरी के पास में ज्यादा ड्रॉप करे तो उसका इफेक्ट कम होगा एज कंपेयर टू अगर वो एक्सपायरी में काफी टाइम है तो देखें। तो इसका रीजन सिंपल सा ये, रीजन नहीं बोल सकते, जैसे हम ऑब्जर्वेशन भी अगर देखें तो अगर से 30 डेज टू है एक्सपायरी है, तो ऑप्शन के प्राइसेस से 30 डेल्टा कॉल ऑप्शन के प्राइस अगर 50 रुपए 60 रुपए चल रहे हैं, तो उस पॉइंट इन टाइम पे अगर आईवी बढ़ेगी तो अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, तो उसका जो इफेक्ट है वो उस ऑप्शन के प्रीमियम पे ज्यादा होगा। अगर हम वही देखें कि आज की एक्सपायरी है और आईवी बढ़े, तो उस ऑप्शन पे उतना इफेक्ट नहीं होता। आईवी जो है वो अननोन है ऑब्वियसली, कभी चेंज हो सकती है, कभी बढ़ सकती है, कभी नीचे जा सकती है, वो हमें पता नहीं है कि कब बढ़ेगी कब नीचे जाएगी। तो जो वॉल ट्रेडिंग होती है वो इसी के बेसिस पे होती है कि हम एक फोरकास्ट लेते हैं कि फ्यूचर में उसकी आईवी हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बढ़ने वाली है या घटने वाली है, और उसी के बेसिस पे अपन जो है वो ट्रेड्स लेते हैं। तो वॉल शॉर्ट या लॉन्ग वॉल ट्रेड जो लेनी है, उसका जो अंडरलाइंग आइडिया हमारा रहता है वो ये यही रहता है कि व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉल्स टू गो इन वॉल्स टू बिहेव इन फ्यूचर, वेदर इट इज गोइंग टू गो अप और वेदर इट इज गोइंग टू गो डाउन। So basis that we take our trades in delta neutral trades in volatility basis volatility। अब हम बात करेंगे गैमा की। तो गैमा जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा है फॉर अ 1 रुपी चेंज इन अंडरलाइन। इसका मतलब क्या है, इसको अपन ऑब्स्ट्रा से ही देखते हैं। तो अभी इस ऑप्शन का जो डेल्टा है वो 0.5593 है और गैमा जो है वो 0.0008 है। मतलब एक पॉइंट अगर अंडरलाइंग बढ़ेगी तो ये जो ऑप्शन का डेल्टा है वो कितना बढ़ेगा, वो हमें बताएगा गैमा। ऑप्शन का प्रीमियम एक पॉइंट अंडरलाइंग बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगा वो बताता है डेल्टा, लेकिन डेल्टा कितना बढ़ जाएगा हमने पहले भी डिस्कस किया कि डेल्टा जो है वो डायनामिक है। ये अभी 0.5593 है। अगर हम ऑप्शन चेन भी देखें निफ्टी की, तो हर हर ऑप्शन का डेल्टा अपना अलग अलग है। एट द मनी का ऑप्शन का डेल्टा जो है वो 0.5 रहता है। एक और टैब ओपन कर लेता है। ठीक है, तो जो एट द मनी ऑप्शन है उसका जो डेल्टा है वो 51 के आसपास है, बट जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी होते जाएंगे
जैसे जैसे हम इन द मनी होते जाएंगे उसका डेल्टा भी चेंज होता जाएगा। तो एक पॉइंट अंडरलाइन बढ़ने के बाद ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा वो तो डेल्टा ने बता दिया, लेकिन उसके बाद अगर एक पॉइंट और बढ़ गया तो डेल्टा तो चेंज हो चुका होगा ना एक पॉइंट बढ़ने के बाद, तो वो डेल्टा कितना चेंज होगा वो हमें बताएगा गैमा। तो अगर 0.5593 एट दिस पॉइंट इन टाइम है डेल्टा ऑप्शन का, जब अपना फ्यूचर चल रहा है 17,364, तो 17,364.3 से बढ़ के 17,365.3 हो जाएगा। तो इस ऑप्शन का जो डेल्टा है वो 0.5593 से चेंज होके 0.5593 प्लस 0.0008 उतना डेल्टा हो जाएगा इस सेम ऑप्शन का एक पॉइंट अंडरलाइन बढ़ेगी तो। आई थिंक यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर हम यही 17,300 की कॉल वापस देखें, इसका जो डेल्टा है वो 0.5291 है। ये मैंने स्क्रीनशॉट पहले लिया हुआ है, रिकॉर्डिंग पहले की है। तो इसका जो गामा है वो 0.0007 है। इसका मतलब क्या है कि अगर अंडरलाइन ₹1 बढ़ेगी तो जो डेल्टा 0.5291 का है वो चेंज होके 0.5298 हो जाएगा। अभी इसका कंपैरिजन हम देखेंगे तो आपको कई जगह देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि अगर डेल्टा जो है, ऑप्शंस का डेल्टा जो है वो स्पीड है, तो गैमा जो है वो एक्सीलरेशन है। तो बेसिक है ये काफ़ी के स्पीड जो है वो चेंज इन डिस्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। तो वो डेल्टा से कंपेयर कर लो चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम बेस्ड ऑन चेंज इन अंडरलाइन। अब वो ऑप्शन वो जो स्पीड है वो किस रेट से चेंज होगी वो एक्सीलरेशन बताता है। तो स्पीड की तो यानी जो डेल्टा है वो किस रेट से चेंज होगा वो गैमा बताएगा। हायर द गामा ऑफ द पोजीशन मोर इट्स इम्पैक्ट ऑन दी ऑप्शन प्रीमियम फॉर अ चेंज इन अंडरलाइन। मतलब अगर किसी पोजीशन का गैमा ज्यादा है तो उसके ऑप्शन प्राइसेस जो है वो ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे चेंज होने के लिए बेस्ड ऑन अंडरलाइन मूव। इसका मतलब ये है। तो अगर गैमा कम है तो अंडरलाइन थोड़ी ज्यादा मूव भी करेगी तो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट अगर गैमा जैसे ज्यादा हो गया किसी एक पोजीशन का और अंडरलाइन फिर अगर फास्टर मूव करे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होगा। वेगा के जैसे गैमा भी जो है वो पॉजिटिव नंबर है दोनों कॉल और पुट ऑप्शन के लिए। अगर आप शॉर्ट ऑप्शन हो इसका मतलब है आप शॉर्ट गामा हो, और अगर आपने बाय कर रखे हैं ऑप्शंस तो इसका मतलब आप लॉन्ग गामा। इसमें मैंने एक एग्जांपल वर्कआउट करने की कोशिश करी है। निफ्टी का फ्यूचर प्राइस है 17,332, स्ट्राइक प्राइस हमने ली है 17,500। 17,500 का कॉल ऑप्शन हमने ले रखा है और ये समझो हमने बाय किया हुआ है। उसका जो डेल्टा है वो है 0.3857 और गैमा जो है वो 0.0007 है। ऑप्शन का प्राइस जो है वो 145 रुपीज है। अभी अगर एक पॉइंट निफ्टी मूव करे यहां से, जो 17,332 वाली निफ्टी है, व्हाट हैपेंस इफ इट गोज टू 17,333। तो निफ्टी अगर एक पॉइंट से मूव करेगा तो उसका इंपैक्ट ऑप्शन प्रीमियम पे क्या होगा ये हमें कौन बताएगा, ये हमें डेल्टा बताएगा। तो डेल्टा जो है वो 0.3857 है टाइम्स द मूव इन अंडरलाइन विच इज 1 पॉइंट हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो 0.3857 से ऐड हो जाएगा तो नया हमें ऑप्शन का प्राइस मिल गया 145.3857। अब अगर हम एक पॉइंट और बढ़ जाए, अगर वहां से निफ्टी एक पॉइंट और बढ़ जाए तो कितना इस ऑप्शन का प्राइस होगा वो कैसे पता चलेगा। तो वो ऐसे पता चलेगा कि जो डेल्टा है एक पॉइंट बढ़ने के बाद वो चेंज हो चुका होगा। तो वो हमें पहले नया डेल्टा कैलकुलेट करना है। वो नया डेल्टा क्या होगा 0.3857 प्लस 0.0007। So when the underlying went up by one more point, the delta would have changed by 0.0007, which was the initial gamma of the position. So new delta would have been 0.3857 plus 0.0007, which is 0.3864. तो जो सेकेंड पॉइंट अप मूव के लिए निफ्टी की जो ऑप्शन प्राइस है जो हम लेके चल रहे हैं इसमें 17,330 की, वो अब सेकेंड पॉइंट चेंज के लिए डेल्टा सेकेंड पॉइंट अंडरलाइन चेंज के लिए वो 0.3864 से बढ़ेगी। सो पहले क्या थी 145.3857 प्लस उसमें 0.3864 और ऐड हो जाएगा तो 145.7721। तो ये इन थ्योरी है गैमा की कैसे वो काम करता है। लास्ट ग्रीक जो है वो है रो। I think if I've put it this way that if I have to use two words to explain this Greek, then those will be forgotten. कोई यूज नहीं करता है जो रो है वो
ना हमारे को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट रेट, अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेट्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है ऑप्शन की प्राइसिंग पे, वो हमारा डिटरमाइन करता है रो। ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट्स है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, तो ये जो लॉन्गर टर्म्स ऑप्शंस होते हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। वीकली और मंथली में उनका इम्पैक्ट इतना नहीं होता है। तो दोस्तों ये थे ऑप्शन ग्रीक्स के की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। अब हम आगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, इफ़ यू लाइक व्हाट आई एम शेयरिंग हियर, देन प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, एंड अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लग रहा है। तो ये थे हमारे 5 ग्रीक्स जो हम यूज़ कर सकते हैं। 5 में से 4 ही इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो अभी इनके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ एक्चुअली हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो डेल्टा का जो यूज़ है वो ये है कि हम देखें कि कौन सा ऑप्शन का स्ट्राइक अपने को ट्रेड करना है। ठीक है। ऑप्शन स्ट्राइक्स, अगर हम बुलिश भी हैं मार्केट पे, तो इतने सारे कॉल ऑप्शन है, कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदें ये कैसे पता चलेगा? या इतने, अगर हम बुलिश हैं और इतने सारे पुट ऑप्शन हैं, तो कौन सा पुट ऑप्शन बेचें, ये कैसे पता चलेगा? तो ये एक कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम आइडेंटिफाई करें कि क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो एक तो फार ओटीएम ऑप्शंस जो होते हैं उनको तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे अगर यहाँ पे निफ्टी है 17,350, तो 18,000 की जो कॉल ऑप्शन है वो 19 रुपये अभी चल रही है, सॉरी 23 रुपये अभी चल रही है। तो इसको तो ट्रेड करना ही नहीं है, चाहे वो बाई साइड पे हो या फिर चाहे सेल साइड पे में भी एक बार को, ऑल्दो डेल्टास कम है इसके, 10 डेल्टा ही है। तो बाई साइड पे ये ऑप्शन ट्रेड करने का बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है। ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, जब हम ऑप्शंस बाय कर रहे होते हैं तो 3 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए अपने फेवर में। एक तो डायरेक्शन, तो हमने कॉल ऑप्शन बाय किया है तो जब तक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा तब तक अपना कॉल ऑप्शन नहीं बढ़ेगा। दूसरा है वोलेटिलिटी। हमने देखा कि जैसे जैसे वोलेटिलिटी बढ़ेगी ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो अगर वोलेटिलिटी नहीं बढ़ रही है और मूव आ रही है धीरे धीरे, तो भी अपना ऑप्शन मेल्ट होते जाएंगे। और तीसरा टाइम, जो कि अब सबको पता ही है कि थीटा डिके अपने अगेंस्ट है जब हमने लॉन्ग ऑप्शन कर रखे हैं। तो इफ यू चूज अ स्ट्राइक विच इज फार ओटीएम, इट डजेंट मेक सेंस। मैं जो अगर प्रेफर करता हूँ, जब भी ऑप्शन स्ट्रक्चर मेरे को डायरेक्शनली प्ले करने हैं, तो उसमें मैं एट द मनी पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि मैं लॉन्ग जो ऑप्शन हो रहा है मेरा वो एट द मनी होगा। डायरेक्शनल ट्रेड्स मोस्टली मैं स्प्रेड्स के साथ करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें एट द मनी का ऑप्शन लॉन्ग। और जैसे यहाँ पे 17,350 है, तो मैं अगर बुलिश हूँ और मेरे को ट्रेड लेनी है निफ्टी पे, तो मैं 17,350 का कॉल ऑप्शन बाय करके साथ में 17,600 का एक ऑप्शन बेच दूंगा। ये डेबिट ट्रेड होती है, जो कि मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। तो मेरी ट्रेडिंग के हिसाब से मैं जो कॉल स्प्रेड है या बुल स्प्रेड है, बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड, ये बहुत कम बनाता हूँ, रेयरली बनाता हूँ। कभी कभी जब मेरे को लगे कि हाँ वहां पे एक एज है, वो एज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी मैं भी आ रहा हूँ उस पर, तब उस केस में बनाते हैं। अदरवाइज ये मैं बेयर पुट, सॉरी, पुट स्प्रेड बेच के यही तेजी खेलूंगा। तो पुट स्प्रेड बेचने में क्या है कि मैं 17,350 का पुट ऑप्शन बेचूंगा और साथ में एक 17,000 का पुट ऑप्शन से खरीद लिया, तो वो मेरे को 110 रुपीज का क्रेडिट मिला। इसके पुट स्प्रेड बेचने के और कॉल स्प्रेड बेचने के, कॉल स्प्रेड खरीदने के, दोनों के अपने अपने रीजंस और अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। कॉल स्प्रेड के आप एक ये चेक कर सकते हो कि आईवी, अभी करंट आईवीज क्या है। तो अगर करंट आईवीपी हाई है, से आईवीपी 70 प्लस है या 75 प्लस है, तो हाई आईवीपी है मतलब ऑप्शंस के प्राइसेस ज्यादा है। ऑप्शंस के प्राइसेस ज्यादा है मतलब अपने को बेच के अगर कोई क्रेडिट लेके स्ट्रेटेजी बने तो ज्यादा बेटर है। तो आईवीज अगर हाई है, आईबीपी हाई है, तो आप वही काम पुट स्प्रेड बेच के कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बाइंग द कॉल स्प्रेड। ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है, और भी चीजें हम देख सकते हैं। और अगर आईवीज लो है तो हम कॉल स्प्रेड बाय करके काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डायरेक्शनल ट्रेड्स के लिए अपन इस टाइप से ऑप्शन स्ट्रक्चर बिठा सकते हैं। अगर आप नेकेड खेलना चाहते हो तो नेकेड के टाइम पे आपको एक दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए। वो ये कि आईवी ऐसा ना हो कि आईवी बहुत ज्यादा हो, उस टाइम पे आप नेकेड ऑप्शंस बाय कर रहे हैं, तो वो एडवाइजेबल नहीं है कभी भी। तो उस टाइम पे आप बिल्कुल मत बाय करिए नेकेड ऑप्शंस।
अदरवाइज आप नेकेड ऑप्शन अगर बाय करना चाह रहे हैं तो एट द मनी या फिर एट द मनी से एट मैक्स आप 30 डेल्टा तक चले जाइए कि 30 डेल्टा ऑप्शन हम बाय कर लेंगे, 30-35 डेल्टा। उसके बियॉन्ड जाने पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि अगर आप नेकेड ऑप्शंस बाय कर रहे हैं तो ओटीएम, बहुत ज्यादा ओटीएम या फार ओटीएम ऑप्शंस बाय करके काम ना करें। तो नेक्स्ट हम आते हैं क्रिएट एन ऑप्शन स्ट्रक्चर दैट बेनिफिट्स यू। इसमें मैं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो आपको पता होगा कि हमने जो रिसेंटली 2-3 ट्रेड्स शेयर करी, उसमें एक हीरो मोटो थी, एक कोल इंडिया थी, एक अपोलो हॉस्पिटल थी। तो कोल इंडिया की जो ट्रेड थी, एक मिनट अभी देख लेते हैं कि अभी वो प्राइसेस अब अवेलेबल है या नहीं। वो वो कोल इंडिया की ट्रेड जो थी वो हमारी थी, हमने उसमें इन द मनी ऑप्शन लॉन्ग किया। 145 का जो ऑप्शन है उसको लॉन्ग किया और 155 का जो ऑप्शन है उसको शॉर्ट किया। उसका रीजन था, जो कॉल स्क्यू था वो काफी था। मतलब 155 का जो कॉल का जो आईवीज है एज कंपेयर टू 145, यूजुअली ये आईवी डिफरेंशियल रहता है, बट हमें अनयूजुअली हाई लगा उस केस में। इसलिए हमने ये स्ट्रक्चर बनाया कि 145 का हमने कॉल ऑप्शन बाय किया और 155 का कॉल ऑप्शन एक बेचा। तो ये अगर आपको पता है कि आईवी क्या है, आईवी स्क्यू क्या है, स्क्यू का मे बी मैं एक और वीडियो में कवर करूंगा, नेक्स्ट बेसिक्स वाले वीडियो में। बट अगर आपको ये चीजें पता है तो आप उसी हिसाब से अपना ऑप्शन स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हो और कि कौन सा ऑप्शन खरीदना है या कौन सा ऑप्शन बेच के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो जहां थोड़ा सा अपने को बेनिफिट रहे। बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है, बट एटलीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। देन आप डेल्टा हेजिंग कर सकते हो। डेल्टा हेजिंग का मतलब है कि आप डायरेक्शनल रिस्क रिड्यूस करो। तो आपने अगर जैसे पोजीशंस ले रखी हैं बहुत सारी, आपने 4-5 स्टॉक्स में पोजीशन ले रखी है लॉन्ग शॉर्ट मिला के, तो आप देखो कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है उसकी डायरेक्शनल रिस्क क्या है, मतलब कितना डेल्टा आप लॉन्ग हो। तो वो उस हिसाब से अगर आप देखोगे लॉन्ग या शॉर्ट हो, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपकी सारी पोजीशन बुलिश है, सब आपने लॉन्ग कर रखी है, और फिर कल को कुछ ऐसा हो कि मार्केट पूरा नीचे आए, क्रैश नहीं बोल रहा मैं, बट लेट्स से 1% करेक्शन आए और सारे स्टॉक्स में 1-2-3-3% नीचे आ रहे हैं, तो उस केस में आपकी सारी पोजीशन जो है वो लॉस में जाएंगी। तो आपकी डायरेक्शनल रिस्क जो है वो वन साइड की ज्यादा हो गई। तो इस टाइप की अगर पोर्टफोलियो बना हुआ है या आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो उस केस में आप जो है वो अपनी डेल्टा रिस्क कम करने के लिए डेल्टा हेजिंग कर सकते हो। उसके कई तरीके हैं, पुट ऑप्शंस बाय करना, कैलेंडर्स ट्रेड करना, जहाँ पे आप लॉन्ग लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस को बाय कर रहे हो और शॉर्ट डेटेड पुट ऑप्शंस को बेच रहे हो, तो वो कैलेंडर ट्रेड्स लेना या बैक स्प्रेड्स लेना। वन ऑफ द वेज टू हेज योर पोर्टफोलियो इज बाय टेकिंग बैक स्प्रेड्स, जहाँ पे आप आउट ऑफ द मनी का एक ऑप्शन बेच दो और उससे 1-2 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी का 3-4 ऑप्शन खरीद लो निफ्टी के। तो बेस्ड ऑन आपका क्या पोर्टफोलियो साइज है उसके हिसाब से आप ये डेल्टा हेजिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूट टू इक्विटी। तो इसमें हम रिलायंस का एग्जांपल लेंगे। तो अगर हम सोचे कि रिलायंस को जैसे हमें कैश में बाय ना करके अगर हम ऑप्शन के थ्रू कोई स्ट्रेटेजी या कुछ एक ऐसा ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं क्या, तो उसको देखेंगे। तो रिलायंस का लॉट साइज जो है वो है 250। सो लेट्स से हमें अगर उसका 30% करना है लॉन्ग, तो 30% इज 75। तो रिलायंस का जो प्राइस चल रहा है अभी वो है 2430, तो ये अराउंड 182 आता है। तो 1.8 लाख वर्थ अगर हमें शेयर्स बाय करने हैं, तो उसकी जगह हम उसको ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। तो उसको ऑप्शन से करने का तरीका ये है कि हम 30% ऑफ द फ्यूचर, मतलब 30 डेल्टा जैसे लॉन्ग है रिलायंस में, ऐसे सोच सकते हैं उसको। अगर हम 75 शेयर्स बाय कर रहे हैं, सो इट्स लाइक वी आर लॉन्ग 30 डेल्टा। सो 30 डेल्टा लॉन्ग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 30 डेल्टा का पुट शॉर्ट कर सकते हैं। 30 डेल्टा का पुट शॉर्ट किया अगर हमने, ये जो चल रहा है 28.8, ठीक है, इसका पे ऑफ देखते हैं हम एक बार। तो इसका पे ऑफ ये है, तो इसमें हमको अराउंड 7200 रुपीज का बेनिफिट होगा अगर यहाँ से यहीं यहीं पे यहाँ से जितना हमने प्रीमियम कलेक्ट किया है उतना नीचे तक एक्सपायर हो जाए, तो हमको मिनिमम 7200 रुपीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 2600 आ जाएगा, तो इसका मतलब 170 रुपये रिलायंस बढ़ गया और हमने 75 शेयर्स लॉन्ग किए थे। तो 75 इंटू 170, हमारा 12,750 का प्रॉफिट होता उस टाइम।
जबकि हमें पुट में कितना ही मिलेगा, पुट में केवल हमको 7200 मिलेगा। तो एक ये डाउन साइड है इसकी कि जो इक्विटी में अगर अनलिमिटेड पोटेंशियल अपसाइड है, तो इसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल नहीं है अपसाइड का। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये है कि समझो रिलायंस यहीं एक्सपायर होता है, 2430 के आसपास ही एक्सपायर होता है, तो अगर हमने इक्विटी बाय की होती तो ऑब्वियसली हमें उसके इसमें कुछ नहीं मिलता। बट हमने जो पुट शॉर्ट किया हुआ है, तो उस पुट का पूरा प्रीमियम मिल जाएगा, तो 7200 हमको फिर भी मिलेंगे। तो आप इसको इसके सब्सटीट्यूट के जैसे सोच सकते हैं। ऑब्वियसली ये इस पॉइंट इन टाइम पे लगभग सेम पे ऑफ होगा, बट जैसे जैसे हम एक्सपायरी में आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे रिलायंस में मूवमेंट आएगी, दोनों का जो पे ऑफ है वो ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगा। तो हमें वो सोच के करना है कि वापस नए डेल्टा के हिसाब से शॉर्ट करना है या नहीं करना है। तो along these lines also you can think that you can, instead of going long in equity, you can short put. नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि जो आपका डेल्टा है, कोई भी पोजीशन आप ले रहे हो, डेल्टा न्यूट्रल ले रहे हो या लॉन्ग साइड की ले रहे हो, शॉर्ट साइड की ले रहे हो, कोई भी पोजीशन जो ले रहे हो आप, उसका एक बार डेल्टा चेक करते रहिए आप हर टाइम। ये मेरे को एक डीएम आया जिसमें भारतीय एयरटेल की पोजीशन थी, आई थिंक इट स्टार्टेड विद 610 630 स्ट्रैंगल शॉट। तो वो पोजीशन मैनेज करते करते यहाँ तक आ गई कि उसका जो पोजिशनल ग्रीक है वो -123 है, मतलब 1.2 डेल्टा शॉर्ट, यानी कि एक फ्यूचर प्लस 20 डेल्टा और, तो उतना शॉर्ट है वो पोजीशन। तो ये पोजीशन अब ऑप्शन स्ट्रक्चर रहा ही नहीं, ये पोजीशन कन्वर्ट हो चुकी है प्लेन फ्यूचर शॉर्ट प्लस एडिशनल शॉर्ट प्लस 23 डेल्टा एडिशनल शॉर्ट में। तो आप जब कोई पोजीशन ले रहे हैं और उसमें एक साइड की मूव आ रही है और आप एग्रेसिवली एडजस्ट नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ ब्रेक इवंस देख रहे हैं कि अभी मेरा ब्रेक इवन चेक में है कि नहीं, तो वो पोजीशन आप होप ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं अगर आप उसके डेल्टा को नहीं चेक कर रहे। तो अगर डेल्टा 1.2 शॉर्ट है, तो इसका मतलब आप एक ही केस में पैसा बना सकते हैं कि भारतीय एयरटेल नीचे आए वहां से, तो ही आप पैसा बना सकते हैं। आप पूरे सारे ऑप्शन उड़ा के उससे अच्छा है कि एक फ्यूचर शॉर्ट कर दें, तो उसका पे ऑफ जो है वो लगभग सेम होगा। तो इसलिए ये बहुत देखना जरूरी है कि अपने डेल्टास क्या चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो हमेशा डेल्टा पे ध्यान दीजिए कि ओवरऑल पोजीशन का डेल्टा क्या है। वापस क्वेश्चन कर देता हूँ। अभी एक और डीएम आया जिसमें मेरे को ये लिखा हुआ है कि 700 की कॉल ऑप्शन उन्होंने बाय करी 13.6 की 6 पे भारतीय एयरटेल की, जो कि 6 रुपए पे आ गई और उसमें लॉस आ रहा है 14,000। तो अब इसको पोजीशन को फिक्स कैसे करें? तो अब ये मेरे पास कोई इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं उसको फिक्स करने का, बट देखते हैं कि जब नेकेड ऑप्शन बाय कर रहे हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि बिना वॉलेटिलिटी समझे आप नेकेड ऑप्शन बाय मत कीजिए। तो ये जो ऑप्शन बाय किया गया ये नेकेड ऑप्शन है, और ये उस पॉइंट इन टाइम पे बाय किया जब आईवी भारती की एकदम हाईएस्ट थी। वो हम इससे देख लेते हैं ऑप्स्ट्रा से एक बार भारती का चार्ट भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है। ये आई थिंक 31 अगस्त को इसने एक बड़ी मूव दी, 626 के आसपास इसका ओपन था और 667 तक ये गया। तो ये 40 पॉइंट की बड़ी मूव जिस दिन आई, उस दिन आईवी में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला। तो अगर हम आईवी चार्ट भारतीय एयरटेल का देखें एक बार, लोड हो रहा है। ये 10 डे का भारती का आईवी चार्ट है, तो ये 31 अगस्त को जो इंट्राडे चार्ट पे बेटर दिखेगा आई थिंक। ये 31 अगस्त का भारतीय का चार्ट है, 31 अगस्त आईवी का। तो आप देख रहे हो यहाँ से जब ये मूव आनी चालू हुई होगी 12 बजे के बाद भारतीय में 620 से 630 से 665 तक की, उस पॉइंट इन टाइम पे इसका आईवी जो है वो 29 पॉइंट समथिंग से लेके ऑलमोस्ट क्लोज टू 33 आ गया, यानी ऑलमोस्ट 10% का आईवी में जंप था। तो ये ऐसा जब भी होता है
तो जो ऑप्शन के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन का प्राइस भी देख लेते हैं हम कितना चल रहा था। भारती 700 की कॉल इन्होंने बाय करी। ये 31 अगस्त को, इसका ऑलमोस्ट हाई जो है वो 31 अगस्त को भी नहीं किया है। आई थिंक फर्स्ट फर्स्ट सेप्टेम्बर को इन्होंने बाय किया। या फर्स्ट सितंबर को जो उसका हाई है वो अराउंड 13.95 है और इन्होंने 13.4 पे बाय करी है। मतलब एकदम हाई आईवी में इन्होंने नेकेड ऑप्शन थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का जो बाय किया हुआ है। अभी नेक्स्ट 2 दिन क्या हुआ कि नेक्स्ट 2 दिन भारतीय नीचे आया और ज्यादा नीचे भी नहीं आया और आईवी क्रश हो गया, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड मूव थी कि भारतीय ऊपर ही ऊपर जाता जाएगा वो नहीं हुआ। तो नेक्स्ट 2 दिन में आप देखो कि यहाँ से 2-3 दिन में जो 32 वाली आईवी थी वो घट के 25 रहेगी, 26 रहेगी। और भारती के प्राइस में ज्यादा चेंज नहीं है। भारती का प्राइस जो है वो 656 है यहाँ पे, और 666 से 656, यानी केवल 10 रुपए की मूव आई है भारती में डाउन साइड की। बट जो आईवी है वो 32 से गिर के 26 रह गई है। ऑलमोस्ट 20% का डिक्लाइन है। तो इनका जो ऑप्शन इन्होंने बाय कर रखा था 14 रुपए वाला, वो आधे से भी कम हो गया। 13.6 वाला ऑप्शन 6 रुपए रह गया। तो इसलिए ये आप कोई भी नेकेड ऑप्शन इंडेक्स में बाय करो। इंडेक्स में आपको बहुत ऐसा देखने को मिलेगा कि जिस दिन निफ्टी से 150-200 पॉइंट डाउन जाए तो उस दिन आईवीज जो है वो वीकली की बहुत बढ़ जाती है। तो अगर ट्यूसडे है या वेंसडे नून है तो उस पॉइंट इन टाइम पे आप नेकेड पुट ऑप्शन बाय मत करो, उसको कैरी मत करो। अगर आप बाय करोगे वो ऑप्शन और वहां से अगर थोड़ा सा भी इंडेक्स रुक ही गया से और फॉल ही नहीं आया और वहीं पे भी रुक गया, तो भी उसमें जो पुट ऑप्शन आपने नेकेड बाय किया होगा उसमें बहुत नुकसान आएगा। कोई भी नेकेड ऑप्शन बाय करने से पहले उनके ग्रीक्स को एक बार देख लो, आईवीज को एक बार देख लो कि क्या है, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। लास्ट है गैमा का एप्लीकेशन की। आपको लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में स्टॉक ऑप्शन में अगर शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन है तो वो आप ना ही रखें तो बेटर है। ये जुलाई एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं। जुलाई एक्सपायरी में टाटा स्टील की जो 1400 की कॉल थी वो एक दिन पहले 1-1.5 रुपए कुछ क्लोज हुई, और एक्सपायरी वाले दिन उसका जो हाई था वो 90 के आसपास का कुछ उसका हाई था। उसका सिंपल सा रीजन ये था कि जो 1330 1340 वाला टाटा स्टील था वो 1480 तक चला गया था एक्सपायरी वाले दिन। तो कभी भी लास्ट वीक में आप अगर शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन रख रहे हैं तो गैमा आपके अगेंस्ट रहेगा। ठीक है, इस पोजीशन को डालना है तो हम सिमुलेट करके एक बार क्विकली देख लेते हैं। ये जुलाई एक्सपायरी थी, स्टार्ट डेट हम से 28 एक्सपायरी से एक दिन पहले का ले लेते हैं, और पे ऑफ डेट हम एक्सपायरी वाला दिन ले लिया और यहाँ पे एक्सपायरी चेंज कर लेंगे जुलाई। ठीक है, तो ये 28 जुलाई विच इज 1 डे अहेड ऑफ एक्सपायरी। टाटा स्टील is trading at around 1330. 1400 call option is not even 1 rupee. It is trading at 60 paisa. So let's say we sold this option, okay, and let's say we sold it for good 4-5 rupees or something. Let's say we sold it for 5 rupees. So we had oops, I entered exit price instead of sell price. So let's say we sold it for 5 rupees. We have collected 7,000 something rupees on this, and if Tata Steel expires below 1400, we intend to make this entire premium. तो अभी अगर ये 1 रुपया रह गया है ऑप्शन और आपको लग रहा है अब तो कल एक्सपायरी है यार, 1 रुपया भी 1700 का लॉट साइज है तो 1700 रुपये वो ले ही लेंगे पूरे। तो ये करने में दिक्कत क्या हो जाती है कि अगर उस दिन मूव आई तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे ये टाटा स्टील किधर ओपन हुआ, टाटा स्टील 1370 ओपन हुआ है। आपका ऑप्शन में ज्यादा फर्क नहीं आया, ऑप्शन 2 रुपए चल रहा है विच इज ओके। हमको अभी भी 5000 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है स्क्रीन पे। अब अगर हम इसकी ग्रीक्स की बात करें तो इसका जो गैमा है वो है 0.0076। ठीक है, और डेल्टा जो हम ऑप्शन शॉर्ट है बेसिकली तो वो 0.1342, मतलब 13 डेल्टा जैसे उसका डेल्टा है। अभी अगर यहाँ से हम 15 मिनट और बढ़ाएं और देखें कि ये किधर चल रहा है 1371, तो अभी ज़्यादा नहीं पड़ेगा फर्क, 30 मिनट्स।
हम्म। तो अभी जो 30 मिनट पहले जो ऑप्शन का डेल्टा 13 था, वो अब डेल्टा चेंज होके ऑलमोस्ट 28 हो गया। तो डेल्टा क्विकली चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि अंडरलाइंग में जो मूव आ रही है उसके हिसाब से जो ऑप्शन का गामा था वो क्विकली ऐड होता जा रहा है। तो इनिशियल डेल्टा जो है वो बहुत कम होता है नियर, जब हम एक्सपायरी के पास है। तो स्पॉट से जो डिस्टेंस है स्ट्राइक की, वो अगर 3% है तो उसका डेल्टा बहुत कम होता है क्लोजर टू द एक्सपायरी। और उस वजह से क्या होता है कि उसका गामा जो है वो ज्यादा है, और जैसे जैसे हम क्लोजर टू द स्ट्राइक प्राइस मूव करेंगे वो गामा क्विकली ऐड होता जाएगा और हमारा डेल्टा बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो गामा होता है वो अपने अगेंस्ट प्ले करता है क्लोजर टू एक्सपायरी, अगर हम शॉर्ट ऑप्शन है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन हो तो बेस्ट ये है कि स्टॉक ऑप्शन में एक हफ्ते पहले फ्राइडे तक आप अपनी सारी पोजीशन काट लो। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स है जो आप ध्यान में रख सकते हो। आईवी क्या है, ऑप्शन बाय करने हैं तो कौन से स्ट्राइक्स चूज करने हैं, वॉल्स क्यू क्या है, तो उस हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हो ऑप्शन का। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। या आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई मोस्टली मैंने इसमें हिंदी में ही बात करी है। मैंने इनिशियली सोचा था कि हिंदी प्लस इंग्लिश करूंगा, बट आई थिंक इट वेंट मोस्टली इन हिंदी। बट ठीक है, जो सारा कंटेंट है वो इंग्लिश में है, तो आप आई थिंक जो इंग्लिश ही समझते हैं, जो हिंदी नहीं समझते उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Nevertheless, that's it for now. Thanks for watching the video. Thank you. Bye bye.